हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। गैस सीजीएल 2020 का एक और पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर 20 अगस्त 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। उम्मीद है अब तक जितने भी वीडियोस हमने सीजीएल 2020 से रिलेटेड बनाए हैं आप उनका अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। शायद ये 15वां पेपर है। अब हमारे पास केवल और केवल 6 पेपर बचे हैं 21 सेट्स में। इसके बाद ये बहुत ही जल्द हम इनको भी निपटा लेंगे। इसके बाद आप कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करनी है आज ही आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। CHSL चाह रहे हैं या स्टेनो चाह रहे हैं या फिर सीजीएल 2019 चाह रहे हैं या फिर सीजीएल 2020 का जो भी मेंस हुआ है उसका सोल्यूशन चाह रहे हैं। जो भी सीरीज़ आप बताएंगे वही सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी। और जैसे ही ये 2020 सीरीज सोल्यूशन थरोली देखा गया है, अच्छे से सॉल्व किया गया है, बाकी जो भी सीरीज़ आप बताएंगे वो भी सीरीज़ का उसी सीरीज़ का यानी उस सीरीज़ का भी हम सोल्यूशन थरोली देंगे और बहुत ही डिटेल में देंगे, कॉन्सेप्ट के साथ देंगे, लॉजिक के साथ देंगे, ताकि आपको समझ में आए, चीज़ें दिमाग में बैठ पाएँ, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और आपकी आदत है जो सेल्फिश शो कर रही है, आप वीडियो को देख तो लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। लाइक कर दिया करें। लाइक करने में कोई आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं पुट करने होते हैं, बट लाइक बटन हिट करना होता है, वो ज़रूर किया करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तक भी शेयर करिए कि यहाँ पर पेपर को थरोली सॉल्व किया जा रहा है विद लॉजिक, विद कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें फाइंड करना है यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला क्वेश्चन हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें चारों ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है। डेस्परेट, डेस्परेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। जैसे मैं बोलूँ आई एम डेस्परेट टू नो अबाउट दिस, है ना, मैं इस चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। तो डेस्परेट मीन्स होता है बेचैन होना, बहुत ज़्यादा बेचैन होना, उस टाइप से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है। डिजास्टर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, अगेन ये भी हमारा, इसका मतलब होता है विनाशकारी। तो ये भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसी में एरर है। डिसअपॉइंट की स्पेलिंग जो होती है DISAPPOINT होती है, PPOINT होते हैं डिसअपॉइंट। जैसे अपॉइंट में क्या होता है APPOINT होता है, उसी के पहले लगा दो डिसअपॉइंट, तो डिसअपॉइंट भी हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और इसका मतलब हो जाता है निराश करना। तो ये वर्ब हो जाएगी, तभी इसकी स्पेलिंग सही होगी जो मैंने स्पेलिंग बताई। यानी जो स्पेलिंग इन्होंने लिख रखी है वो स्पेलिंग एरर है, इसमें गलती है। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है डिस्करेज। डिस्करेज अपने आप में वर्ब है और ये बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना हमें पैराजम्बल क्वेश्चन है। एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस आपको फाइंड करना होता है ऐसी सिचुएशन में जो सेंटेंस या जो पैसेज को स्टार्ट कर रहा हो, स्टैंड अलोन सेंटेंस जिसे बोलते हो। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर लिखा है आ किंग, है ना, अ फुलिश किंग, और इसके बाद लिखा है द किंग। अब जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी एक कॉमन नाउन के पहले 2 आर्टिकल यूज किए गए हों, एक इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल, तो हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल वाला नाउन पहले आएगा, डेफिनेट आर्टिकल वाला नाउन बाद में आएगा। तो ए के बाद डी आएगा, ये बात हम 100% याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट किससे करेंगे। अब देखो प्रोनाउन यहाँ पर ही यूज किया गया, ही यूज किया गया, और उससे पहले हमारा नाउन आया है, तो जाहिर सी बात है नाउन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नाउन के बाद ही प्रोनाउन आते हैं, नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। तो ए से स्टार्ट होगा, बी से तो बिल्कुल ही नहीं स्टार्ट होगा, और डी से भी नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि द किंग लिख रखा है, उससे पहले आ किंग है, तो डी वाला एरर हो जाएगी। हमारे पास ए से 3 स्टार्ट हो रहे हैं। देयर लिव्ड अ फुलिश किंग इन अ लार्ज किंगडम, ठीक है, बहुत बड़े साम्राज्य में एक मूर्ख राजा रहा करता था ना, इस टाइप से। तो अब ध्यान दीजिएगा, द किंग वंस डिसाइडेड, एक बार उस किंग ने डिसाइड किया, अब तो द किंग हो जाएगा। तो ए के बाद डी हो जाएगा। ए डी पेयर जिसमें हो, जिस भी ऑप्शन में हो आंसर मार दीजिए। ए डी इसमें नहीं है, ए डी इसमें नहीं है, ये पहले से एरर हो गया था। ऑप्शन नंबर 1 में ए डी है, ए डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और विद एक्यूरेसी आप ऐसे ट्रिक से आप आंसर कर पाओगे, और बहुत ही टाइम बचाते समय, है ना, बहुत ही टाइम को बचा लोगे, काफ़ी टाइम बचा लोगे ऐसे में। तो ये सिचुएशन और ये ट्रिक फाइंड करते रहिएगा और अपनाते रहिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी आपका पेयर बन जाएगा। बाकी आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए, अदरवाइज ए डी बी सी ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है एरर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है एरर। लिखा है यहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। लॉकआउट मीन्स होती तालाबंदी जिसे बोलते हो, है ना, तालाबंदी, एकदम जैसे लॉकडाउन टाइप का, लॉकआउट करना, ताला लगा देना एकदम।
तो वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइजेज। अब आपको पता है ना, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। क्यों प्लूरल होता है? क्योंकि प्रपोजिशन जो ऑफ होता है ये सिलेक्शन दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, रिलेशन बताता है। तो यहाँ पर वन प्रोनाउन जो यूज़ किया गया है उनमें से बात की जा रही उन एंटरप्राइजेज में से, तो बहुत सारी में से एक की बात की जा रही है। तो यहाँ पर पहले बहुत सारे में से करो तो अब बहुत सारों के लिए यहाँ पर प्लूरल करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। कभी अच्छे डिटेल में भी बता सकते हैं आपको अलग वीडियो बनाकर, तो वैसे ही भी आप जनरली जान लीजिए, आपको रिवीजन ही करना होता है, यहाँ पर पेपर ही सॉल्व करना होता है। जैसे आ जाए कभी वन ऑफ आ जाए, है ना, वन ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ आ जाए, है ना, इस टाइप से। नीदर ऑफ आ जाए, जैसे मैं बोलता जाऊँ सुनते रहिए, नीदर ऑफ आ जाए, एनी ऑफ आ जाए, है ना, एनी ऑफ आ जाए। तो इनके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, और जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, याद रखिएगा, है ना, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये बात मैंने बता दिया। अब देख लीजिए वन ऑफ के बाद यहाँ पर नाउन कैसा आएगा? एंटरप्राइजेज आएगा, प्लूरल है क्योंकि ये सिंगुलर दे रखा है, तो इसे प्लूरल कर दीजिए। बाकी देखो वर्ब यहाँ पर इज रखी है, सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइजेज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एंटरप्राइज ना होकर क्या हो जाएगा? एंटरप्राइजेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना है, नरेशन की बात की जा रही है। यहाँ पर लिखा है द फ्रेंच साइंटिस्ट सेड, फ्रेंच साइंटिस्ट ने कहा। फ्रेंच के बारे में सुन लीजिएगा। फ्रेंच बना है फ्रांस से। फ्रांस जो हमारा वो प्रॉपर नाउन है, किसी कंट्री का नाम है, और उसी किसी कंट्री के नाम पर ध्यान दीजिएगा, किसी प्रॉपर नाउन से जब एडजेक्टिव बनाते हैं, जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है और इंडियन एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इसी टाइप से फ्रेंच यहाँ पर एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। एडजेक्टिव भी बनता है और फ्रेंच अपने आप में लैंग्वेज भी होती है, ये बात याद रखिएगा, है ना, फ्रेंच अपने आप में लैंग्वेज भी होती है। तो यहाँ पर जो फ्रेंच वर्ड रखा गया है, पुट किया गया है, यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव बात कर रहा है। कौन से साइंटिस्ट हैं? और फ्रेंच साइंटिस्ट है। तो द फ्रेंच साइंटिस्ट सेड आई वॉन्ट टू स्टडी हाउ बीज एंड वास्प्स फाइंड देयर वे होम। मैं इस चीज़ की स्टडी करना चाहता हूँ। अब देखिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो है ना, ये सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का आई चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई चेंज होगा फ्रेंच साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। साइंटिस्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर ही हो जाएगा बदलते समय। और वांट किस में बदलेगा? पास्ट में बदलेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नरेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाएगा। दो चीज़ें मिल गई आपको। ही वांटेड होना चाहिए। अब देखिए ही वांटेड किस में है? इसमें है, बिल्कुल ठीक है। ही वांट से गलत हो जाएगा। आई वांटेड गलत हो जाएगा, क्योंकि आई को उन्होंने ऐसे ही रखा, चेंज तो ही जाएगा। आई वांट ये भी गलत हो जाएगा। कितना आसान हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अगर क्लियर है तो मैं पहले ही अपने दिमाग में आंसर पता कर लूँगा और तुरंत हमारी नज़रें वहाँ पर पहुँच जाएंगी हमारे आंसर्स पर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली, विशेष रूप से, विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, जो एक साथ ट्रैवल कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं? कारवां बोलते हैं। अभी आजकल तो इलेक्शन चल रहा है, जानते ही, मिनिस्टर्स जा रहे हैं, उनके पीछे गाड़ियों का जत्था जाता है, तो उसे बोलते हैं कारवां, है ना, कारवां बोलेंगे। कार्गो बेसिकली बोलते हैं जब कोई चीज़ गुड्स, जो गुड्स होती हैं, जो सामान होती हैं, जिनको शिप्स या एयरक्राफ्ट से ढोया जाता है, उनको बोलते हैं कार्गो शिप, उस टाइप से। बैटरी जानते ही, बैटरी के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो बैटरी, जो बैटरी आपके मोबाइल में लगती है, चार्जिंग वाली बैटरी होती है। दूसरा बैटरी का मतलब होता है छोटे छोटे खाने, है ना, छोटे छोटे, जिसे पिंजड़े बोलते हो, है ना, उसे वही बैटरी बोलते हैं अगर वर्क के रूप में यूज की जाए। कैशे मान जानते हो, कैश मेमोरी होती है, और दूसरा कैश के मीनिंग 2 होते हैं। एक तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी कंप्यूटर में जो यूज की जाती है वो SRAM और CPU के बीच में यूज की जाती है। पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि कैश मेमोरी कहाँ किसके बीच यूज की जाती है। तो कैश मेमोरी जो है वर्क करती है SRAM और CPU के बीच में। दूसरा कैशे जानते हो, मोबाइल, हर चीज़ में कैशे होता है जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को छुपा लेता है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपा लेता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को अपने आप में छुपा लेता है, उसे बोलते हैं कैशे। यानी एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ छुपा के रख दिया गया हो, उसे बोलते हैं कैशे, इस टाइप से। तो कैशे का मैंने मीनिंग अच्छे से बता दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कारवां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करना है एंटोनिम। किसका एंटोनिम फाइंड करना है? लैविश। लैविश का मतलब होता है जो बहुत ही ना सुख सुविधाओं से भरपूर हो। लैविश अपने आप में क्या है? जो चीज़ बहुत ही सुख सुविधाओं से भरपूर हो, उसे बोलते हैं लैविश। जो चीज़ बहुत ही सुख सुविधाओं से भरपूर हो, उसे बोलते हैं क्या? लैविश।
अच्छा, जब मैंने बताया सुख सुविधाओं से भरपूर, तो क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। बहुत ही लैविश होना। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर इसका एंटोनिम। सबसे पहले हम इसके सिनोनिम देख लेते हैं। जैसे अब लैविश के दो मीनिंग हम यूज कर लेंगे, यानी इसका मीनिंग जो होती है दो जगह पर यूज की जा सकती है। एक तो जो बहुत ही भव्य हो, शानदार हो, मतलब बहुत नहीं, बहुत ही भव्य तरीके से कोई चीज़ एंजॉय कर रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से कोई चीज़ मना रहा है ना, तो उसे बोलते हैं भव्य शानदार। दूसरा लैविश फूड के लिए भी यूज किया जाता है ना, फूड के लिए भी यूज किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना, तो उसे लैविश फूड बोलते हैं, बहुत ही अच्छा। तो लैविश फूड के सेंस में अगर आप सिनोनिम देखना चाहें तो एक वर्ड होता है सम्चुअस, है ना, बड़ा ही अच्छा वर्ड है और कई बार यूज किया गया है। सम्चुअस की स्पेलिंग क्या होती है, याद रखिएगा, SUMPTUOUS। हमने गलत लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ। सम्चुअस की स्पेलिंग जो होगी SMPTUOUS होता है ना, सम्चुअस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सम्चुअस। सम्चुअस फूड होता है ना, बहुत ही स्वादिष्ट फूड होता है, जिसे बोलते हैं लजीज, है ना। तो हम लैविश की मीनिंग फूड के लिए में भी यूज कर लेंगे। लैविश का मतलब होता है शानदार, एक्स्ट्रावैगेंट जिसे बोलते हो, है ना, एक्जुबरेंट जिसे बोलते हो, लग्जूरियस जिसे बोलते हो, प्रोफिलिगेट जिसे बोलते हो, जेनरस जिसे बोलते हो। तो जेनरस हो गया, ग्रैंड हो गया, एक्सेसिव हो गया, मोर ओवर एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर एंटोनिम फाइंड करना था, और लैविश का एंटोनिम जो हो जाएगा मॉडरेट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से कोई चीज़। तो मॉडरेट बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चार ऑप्शन दे रखे हैं। अगेन, यूनिशन का मतलब क्या होता है, एक सम्मत, एक सम मतलब एक समान, और बेसिकली यूज किया जाता है इन यूनिशन विथ, इन यूनिशन, ध्यान दीजिएगा, ये इन यूनिशन विथ समथिंग या समबडी ऐसे यूज किया जाता है। तो इन यूनिशन विथ समथिंग या समबडी यूज किया जाता है, बिल्कुल सही तरह से स्पेल्ड किया गया है। लिएजन, ध्यान दीजिएगा, ये घोर नेगेटिव वर्ड है, घोर नेगेटिव वर्ड है, बदनी यानी नेगेटिव वर्ड है, कंप्लीटली नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है टू हैव, है ना, टू हैव सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट फिजिकल रिलेशनशिप, है ना, फिजिकल रिलेशनशिप किसी के साथ होना, उससे बोलते हैं लिएजन। बहुत ही कम मतलब नेगेटिव वर्ड है। ओकेजन की स्पेलिंग बिल्कुल गलत तरीके से स्पेल्ड की गई है। यहाँ पर OCC होता है, OCCASION, ओकेजन, ध्यान दीजिएगा। ओकेजन मतलब जानते हो ना, अवसर जिसे बोलते हो, मौका बोलते हो, विशेष कार्यक्रम जिसे बोलते हैं ना, ओकेजन। तो OCCASION ओकेजन होता है, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर स्पेलिंग जो एरर थी वो थर्ड में थी। वेहमेंस जो बना है, बिल्कुल वेहमेंस इसी से बना है, एडजेक्टिव वेहमेंट। वेहमेंट का मतलब होता है, वेहमेंस का मतलब होता है जोर देना किसी चीज़ पर। जैसे एम्फेसाइज आप करते हो, एम्फेसिस करते हो ना, एम्फेसाइज करते हो, तो वेहमेंट भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा इस चीज़ को वेहमेंटली मैंने किया है, वेहमेंट तरीके से, तो वेहमेंस नाउन हो जाएगा, वेहमेंट एडजेक्टिव हो जाएगा, वेहमेंटली एडवर्ब हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जोरदार तरीके से बोलते हो ना, तो वेहमेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही से स्पेल्ड की गई है। अच्छी हो क्या भाई, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ज़रूरी मिलेगी एग्जाम में आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड करना है, फिलर की बात की गई है। यहाँ पर लिखा है इन एडिशन टू अंडरस्टैंडिंग, बात समझिएगा, यहाँ पर लिखा है इन एडिशन के साथ यहाँ पर जो टू वर्ड दे रखा है ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के साथ अगर कोई वर्ब आ रही होगी तो हमेशा ING फॉर्म आती है, याद रखिएगा। इन एडिशन टू अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक इशू, है ना, एक बेहतर ना मुख्य मुद्दा उसे समझने के लिए। टू बी टैकल, टैकल मीन्स होता है पता लगाना, हैंडल करना किसी सिचुएशन को, पता नहीं बेसिकली हैंडल करना किसी सिचुएशन को, है ना, हैंडल, टू बी टैकल्ड। द सब कमेटी एग्जामिन्ड द लार्जर, यानी व्यापक तरीके से क्या, ऑन द प्रॉब्लम, समस्या पर व्यापक तरीके से उसने क्या किया। अब जाहिर सी बात है कुछ सर्च किया होगा इस टाइप से। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। परसेप्शन का मतलब होता है बेसिकली धारणा, है ना, जो धारणा होती है आपकी, राय होती है किसी के बारे में ना, उसे बोलते हैं परसेप्शन। परसेप्शन, आपका परसेप्शन क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसे बोलते हैं परसेप्शन। तो परसेप्शन की बात यहाँ पर नहीं की गई है ना। लार्जर, ध्यान दीजिएगा, लार्जर इन व्यापक तरीके से क्या, व्यापक परिप्रेक्ष्य होगा, व्यापक दृष्टि होगा, व्यापक विस्तार वे में एग्जामिन किया होगा समस्या पर कि एक्चुअल में उसे कैसे टैकल किया जाए। तो वो जो सब कमेटी थी ना, उन्होंने व्यापक तरीके से उस समस्या का, जो समस्या पर क्या किया, एग्जामिन किया, उस समस्या पर एग्जामिन किया। तो पर्सपेक्टिव हो जाएगा। बेसिकली पर्सपेक्टिव की मीनिंग क्या है, सबसे पहले यही तो होना चाहिए। पर्सपेक्टिव की मीनिंग होती है परिप्रेक्ष्य, है ना, दृष्टिकोण जिसे बोलते हो। पर्सपेक्टिव याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, और बहुत ही सही तरीके से प्लेस किए गए हैं ये वर्ड्स। अच्छे वर्ड्स मैं कहूँगा इनको,
याद रखिएगा, कहीं ना कहीं जरूर ये मिलेंगे एग्जाम में आपको। तो पर्सपेक्टिव मीन्स होता है ना दृष्टिकोण जिसे बोलते हो, सही दृष्टिकोण, सही परिप्रेक्ष्य जिसे बोलते हो ना। द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स उसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव, है ना। डिसीजंस कैसे लिए जाएं, एबिलिटी प्रॉब्लम पर कैसे सोचा जाए, प्रॉब्लम के बारे में कैसे सोचा जाए, उसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव। आपका परिप्रेक्ष्य क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, इस टाइप से। धारणा नहीं, दृष्टिकोण और धारणा में अलग है। प्रोपोर्शन मीन्स होता है भाग, हिस्सा जिसे बोलते हो, अनुपात जिसे बोलते हो। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हो ना मैथ्स में, वही वाला प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शन भी यहाँ पर यूज नहीं होगा। सो हमने एलिमिनेट कर दिया पहले को भी, थर्ड को भी एलिमिनेट कर दिया। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ जिसे बोलते हो, पॉसिबिलिटीज़ जिसे बोलते हो ना। लाइकली टू बी, जो जो इन फ्यूचर होने वाली होती हैं, कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या प्रोस्पेक्टिव हैं इस जॉब में। अगर आप इस जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इसके क्या प्रोस्पेक्टिव हैं, क्या इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या इसमें चांसेस हैं, उसे बोलते हैं नहीं प्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव भी यहाँ पर नहीं यूज होगा ना। इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड टू हैपन, प्रोस्पेक्टिव का। सो पर्सपेक्टिव होगा आपका दृष्टिकोण क्या है, नज़रिया क्या, मतलब ना। तो उन्होंने क्या किया, व्यापक तरीके से, व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रॉब्लम पर एग्जामिन किया। कौन से, सब कमेटी ने। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उम्मीद यही करता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड करना है सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सिनोनिम फाइंड करना है। सिनोनिम किसका फाइंड करना है, ब्रेक थ्रू का। ब्रेक थ्रू मीन्स होती है एक डिस्कवरी, है ना, एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी और डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं ब्रेक थ्रू। एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, है ना, एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हो जाएगा, उसे बोलते हैं क्या। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ब्रेक थ्रू का मतलब आप समझ गए होंगे। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है ना एन इम्पॉर्टेंट डिक्शनरी और डेवलपमेंट, से हो जाएगा। डिस्कवरी, मैं डिक्शनरी बोल रहा हूँ, सॉरी, डिस्कवरी हो जाएगा ना, ब्रेक थ्रू, याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है। डेवलपमेंट इसकी मीनिंग हो जाएगी, सिनोनिम इसका हो जाएगा। इंप्रूवमेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। एडवांसमेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। इन्वेंशन इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो कौन सा आंसर हो जाएगा, डिस्कवरी हो जाएगा। क्यों, हमें क्योंकि यहाँ पर सिनोनिम फाइंड करना है। कोइंसिडेंस मीन्स होता है कोई चीज़ बाय लक हो जाए, यानी बाय चांस हो जाए, संयोग से हो जाना, कहते नहीं किसी चीज़ संयोग से हो गई। सिमिलर थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम बाय चांस, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंस। व्हाट अ कोइंसिडेंस, बोलते हैं नहीं क्या संयोग है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो कोइंसिडेंस में थी संयोग। एक्सीडेंट समझते हो, डिजास्टर समझते हो, ये तीनों नहीं होंगे सिनोनिम। सिनोनिम जो हो जाएगा ब्रेक थ्रू का, और डिस्कवरी हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड करना है हमें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पर लिखा है ही विल लूज ऑल हिज वेल्थ, है ना, ही लूज ऑल हिज वेल्थ, अगर वो अपनी वेल्थ खो देगा। इफ़ ही डजेंट मेंट्स हिज वेज, अगर वो अपने रास्ते नहीं बदलता है, अपने रास्तों में सुधार नहीं करता है, तो वो अपनी सारी की सारी वेल्थ, सारी की सारी संपत्ति वो खो देगा। ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि डू हो गया, डज हो गया, है ना, या फिर डिड हो गया, इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा V1 फॉर्म में आती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इनके साथ जो वर्ब आती है वो V1 फॉर्म आती है, और चाहे हमारी कोई मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब के साथ भी V1 फॉर्म आती है, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स कही जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कही जाती हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब्स और दी वर्ब्स विच आर यूज्ड इन द सपोर्ट ऑफ मेन वर्ब, याद रखिएगा। तो इनके साथ हमेशा वर्ब की V1 फॉर्म आती है। तो डजेंट मेंट्स कभी नहीं होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। क्या होना चाहिए था यहाँ पर, डजेंट, DOE, है ना, DOESN, डजेंट, है ना, डजेंट मेंड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डजेंट मेंड। अच्छा, यहाँ पर एक ईडियम भी यूज की गई है, मेंड वंस वेज। मेंड वंस वेज मतलब होता है अपने रास्ते सुधारना, है ना, रास्ते सुधारना। जैसे आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो अपने रास्ते सुधारो, उसे बोलते हैं मेंड वंस वेज। मेंड वंस वेज, यहाँ पर वंस पजेसिव केस वाला है, यहाँ पर वंस पजेसिव केस वाला, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारी ईडियम भी ये यूज की गई है। तो हमने एरर आपको बता दिया। यहाँ पर क्या है, डू डज के बाद वर्ब की V1 फॉर्म आनी चाहिए थी, जो कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पर लिखा है डोंट मेंट्स, डोंट मेंट्स गलत हो जाएगा। पहली बार डोंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ही सब्जेक्ट दे रखा है, और मेंट्स भी नहीं होगा क्योंकि डू डज के बाद वर्ब की V1 फॉर्म आती है। डजेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ही के साथ डजेंट आएगा, और मेंड बिल्कुल सही है क्योंकि डू डज के बाद वर्ब की V1 फॉर्म आएगी, ऑप्शन सही है। डू नॉट मेंड नहीं लगाएंगे क्योंकि ही के साथ डज आएगा, डू नहीं आएगा, सो ये गलत हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट लिखा है जो, वो गलत है, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड करना है वॉइस।
बात की जाएगी यहाँ पर वॉइस। दे डिडंट रिपेयर माई फ़ोन यस्टरडे, बात की जा रही है। डिडंट लिखा है नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अभी मैंने बताया डू डज डिड के बाद वर्ब की वी1 फॉर्म आती है, बिल्कुल लिखा है रिपेयर सही है। तो दे डिडंट रिपेयर माई फ़ोन यस्टरडे, अब हमें पता है ना पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस के लिए वो वॉज या वर होती है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर हो जाएगी। हमें फ़ोन का ढूंढ लीजिए, हमें पता है ना दे डिडंट रिपेयर माई फ़ोन यस्टरडे। अब क्या नहीं रिपेयर किया, माई फ़ोन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का वो सब्जेक्ट हो जाता है। माई फ़ोन उठा लीजिए और वॉज जहाँ मिल जाए उठा लीजिए उसे। कुडंट गलत हो जाएगा, डिडंट गलत हो जाएगा, हैडंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ, माई फ़ोन वॉज नॉट रिपेयर्ड यस्टरडे बाय देम, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड करना है सिनोनिम। किसका सिनोनिम फाइंड करना है? स्पिल। स्पिल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो स्पिल का मतलब होता है गिरा देना, एक तो स्पिल का मतलब होता है गिरा देना किसी चीज़ को, और दूसरा स्पिल का मतलब होता है उजागर करना। उजागर समझते हो ना, मतलब किसी चीज़ को लाइट में लाना, है ना, उजागर करना, जैसे रिवील बोलते हो, रिवील बोलते हो ना, इसी से मिलता जुलता एक इडियम है, आपने सुना होगा स्पिल द बीन्स। क्या आपने सुना है? स्पिल द बीन्स सुना ही होगा, क्योंकि हर एक लोकल जो भी तैयारी करने आता है वो ये इडियम जरूर सुन लेता है ना, स्पिल द बीन्स अबाउट समथिंग, मतलब सच उगल देना जिसे बोलते नहीं, सच उगल दिया उसने, स्पिल द बीन्स। तो ये इडियम है स्पिल द बीन्स का, इसका मतलब होता है सच उगल देना, यानी कुछ उगल देना, बता देना। उगल देना मतलब कि वो वाला ओमिट वाला नहीं है, उगल देना मतलब कुछ बता देना, बोल देना, उसे बोलते नहीं है स्पिल द बीन्स। एक और इडियम यूज किया जाता है, लेट द कैट, आपने सुन रखा होगा ना ये, लेट द कैट आउट ऑफ, है ना, आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बैग से बाहर आने दो, मतलब यही ना कि जो सीक्रेट्स हैं उनको बाहर आने दो, यानी इसका भी मतलब वही होता है ना स्पिल द बीन्स। तो मैंने स्पिल की मीनिंग बता दिया। तो स्पिल के दो मीनिंग है, एक तो स्पिल का मतलब होता है गिरा देना और दूसरा स्पिल का मतलब होता है उजागर करना। जैसे फॉल आ जाए, है ना, फॉल हो जाए, स्लिप हो जाए, है ना, ये गिराने के सेंस में यूज किए जाएंगे। स्टम्बल हो जाए, टम्बल हो जाए, ये सब गिराने के सेंस में यूज किए जाएंगे। और उजागर करने के लिए डिस्क्लोज हो जाए, डाइवल्ज हो जाए, रिवील हो जाए, अनबॉसम हो जाए, इस टाइप से। ब्रिंग टू लाइट हो जाए, ये भी एक इडियम आता रहता है, ब्रिंग टू लाइट, तो पूछा जाता है, इसका भी मतलब होता है उजागर करना किसी चीज़ को। तो स्पिल के मैंने मीनिंग बता दिए। अब कौन सी स्पेलिंग के यहाँ से सिनोनिम हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है ड्रॉप हो जाएगा। फिल्टर का मतलब होता है छानना, छानना नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ड्रॉप इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अब्जॉर्व का मतलब होता है सोख लेना, जैसे बोलते हैं ना, अब्जॉर्व कर लेना, सोकअप करना, या फिर अब्जॉर्व के दो मीनिंग होते हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अब्जॉर्व के भी दो मीनिंग होती हैं। एक तो होता है इसका मतलब कि सोख लेना किसी चीज़ को, जैसे बोलते हैं सोकअप, है ना, SOAK, सोकअप, या फिर इसी को तो बोलते हो आप मॉप अप, मॉप अप, है ना। और दूसरा अब्जॉर्व के मीनिंग हो जाएगा प्रियकुपाई होना, है ना, पूर्वाग्रह जैसे बोलते हो, इंग्रॉस जैसे बोलते हो, तो भी अब्जॉर्व के मीनिंग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फीदर समझते हो, पंख बोलते हैं, यहाँ पर इसका सिनोनिम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, पता करनी है। स्टार्ट करते हैं। लिखा है द शॉपकीपर वुड हैव फाइंड हर, शॉपकीपर ने फाइंड किया होता, उस पर चार्ज लगाया होता। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस, ये हमारा पास्ट का रिग्रेट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पास्ट की एक ऐसी सिचुएशन है जो रिग्रेट को रिप्रेजेंट कर रही है कि फाइंड किया होता। इफ़ ही केम टू नो, अरे इफ़ ही कम टू नो लिखा है तो पहले ही गलत रखा है ना, जो लिखा है वो तो गलत है ही है, जो लिखा है वो तो गलत है, ध्यान दीजिएगा। इफ़ ही कम टू नो दैट सी डैमेज्ड द टॉय ऑन एग्जिबिट, एग्जिबिट बात की जा रही है कि अगर वो जान लेता कि उसने डैमेज किया था टॉय को एग्जिबिट में, तो उस पर फाइन किया होता। इसका मतलब ना वो जान पाया और ना वो फाइन किया उस पर, यही तो सिचुएशन निकल के आई। ध्यान दीजिएगा ये हमारी। तो अब ज़रा समझेंगे, ज़रा दिमाग लगाइएगा। आप क्या कभी ऐसा इमेजिन कर सकते हो? देखिए ये जो लिखा है इफ़ के बाद ये वाली क्लॉज, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये हमारी जो है ये मेन क्लॉज है। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो कंडीशनल क्लॉज होती है, जिसे आप कंडीशन कहते हो। मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज है। ये मेन क्लॉज को हम रिजल्टेंट क्लॉज भी बोलते हैं, यानी इस क्लॉज का, इस कंडीशन क्लॉज का रिजल्ट जो है वो ये है। तो क्या कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि आप
कंडीशन बनाओ प्रेजेंट में या फ्यूचर में और उसका रिजल्ट पास्ट में रहा हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप कंडीशन अगर बना रहे होगे प्रेजेंट में तो उसका रिजल्ट फ्यूचर में हो सकता है और प्रेजेंट में भी हो सकता है। अगर आपने कंडीशन पास्ट में बनाई है तो रिजल्ट पास्ट में भी हो सकता है और प्रेजेंट में भी हो सकता है। जैसे आपने पढ़ाई कर ली, 5 साल पहले आपने जो पढ़ाई की थी और उसका जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट आज आया है, तो कंडीशन आपकी पास्ट में थी और प्रेजेंट में आ गया तो बात बन सकती है। बट अगर आपने कंडीशन ही प्रेजेंट में बनाई हो तो रिजल्ट कैसे पास्ट में हो सकता है, ये तो गलत हो गया। तो जो लिखा है वो तो गलत है कई रीज़न से। एक तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है कि ही के साथ कम तो कभी आएगा नहीं। दूसरा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग गलत है। तीसरा लॉजिक के अकॉर्डिंग गलत है। तो कई तरीके से गलत है। तो हमें पता होता ही ये बात कि यहाँ पर अगर वुड हैव लिखा होता है तो इधर या तो आप क्या आ जाना चाहिए, इफ़ प्लस सब्जेक्ट और प्लस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ये बात ये आपने पढ़ रखा होगा, यही आनी चाहिए। तो ये मैंडेटरी होता है, ये आना चाहिए। बट इसके साथ यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, कौन सा यूज करेंगे देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है सी डैमेज्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की गई है। तो यहाँ पर जो लिखा है वो उम्मीद है मैं समझा पाया हूँ आपको क्यों गलत है। ये 2 तरीके मैंने बता दिए हैं। नो सब्स्टिट्यूशन गलत लिखा है। ही कम्स टू न्यू, टू के साथ न्यू तो कभी आएगा नहीं और ही कम्स भी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पास्ट की बात दे रखी है। तो पास्ट की बात दे रखी तो कोई ऐसा पॉइंट रखो जो पास्ट को ही रिप्रेजेंट करे। तो बेसिकली तो यही होता है, इफ़ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही केम टू न्यू फिर अगर अगेन गलत हो गया, ये भी नहीं आएगा। टू के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है ना भैया, तो टू नो होना चाहिए था। तो ये वैसे गलत हो गए, लॉजिकली गलत हो गए, ग्रामेटिकली भी गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है ही केम टू नो, देखो चल जाएगा आंसर बट ये करेक्टली बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड नहीं है, मतलब बिल्कुल सही तरीके से आंसर नहीं दिया गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इफ़ ही हैड कम टू नो, हैड कम होना चाहिए था, हैड कम टू नो। बट एक प्रॉब्लम और भी हो सकती थी, क्या, अगर मैं यहाँ पर हैड कम लिखूँगा तो ये बात सही हो जाएगी बट यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, शी हैड डैमेज्ड, यहाँ पर भी हमें हैड लिखना पड़ेगा, ये बात तब सही हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ भी जब भी आपको दिखे तो आप सिंपल पास्ट वाला देखिए, आंसर मारिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल आपको आंसर मिलेंगे, है ना। आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही हो यहाँ पर। उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर हमारे क्लास में संपर्क करिए, इतना ही कर पाऊँगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हमें यहाँ पर फाइंड करना है ईडियम थ्रू थिक एंड थिन। अब थिक मीन्स होता है मोटा, थिन मीन्स होता है पतला। अब मोटा पतला मतलब कि हर एक सिचुएशन के साथ, है ना, हर एक सिचुएशन में, यानी पैसा हो तब भी और पैसा ना हो तब भी, तो उसके बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन। अब इसकी मीनिंग समझ गए होंगे, इसका मतलब क्या है। थ्रू थिक एंड थिन मतलब होता है थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स एंड सिचुएशन, है ना, ध्यान दीजिएगा, थ्रू डिफिकल्ट और बैड टाइम, इसे बोलते हैं थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स, है ना। इसे क्या बोलेंगे, ये कैसे ईडियम यूज करेंगे आप, थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स, यानी हर एक परिस्थिति में हम आपके साथ हैं। थ्रू थिक एंड थिन बोलते हैं ना, थ्रू थिक एंड थिन, हर एक परिस्थिति में, परिस्थिति चाहे जैसी हो, अच्छी हो या ख़राब हो, फेवर में हो या फिर अगेंस्ट में हो, तो हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में आपके साथ हूँ। तो ऑल कंडीशन, अंडर ऑल कंडीशंस, है ना, हर एक कंडीशन के साथ मैं आपके साथ हूँ। तो थ्रू थिक एंड थिन, है ना, थ्रू थिक एंड थिन, इस टाइप से बोलेंगे। जैसे मैं इसे अगर एग्जांपल यूज करना चाहूँ तो मैं कैसे बोलूँगा, ही हैज़ ऑलवेज बीन थ्रू थिक, या फिर ऐसे बोलूँ, ही हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, हाँ, ही हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी थ्रू थिक एंड थिन, सो आई कैन नॉट टर्न माई बैक ऑन हिम नाउ। हाँ, ये बिल्कुल सही बन जाएगा। तो मैंने इसका सेंटेंस यूज भी कर लिया। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है इन ऑल कंडीशन, है ना, हर एक परिस्थिति में आपके साथ होना, उसे बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है। यहाँ पर लिखा अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, है ना, डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए 2 पार्टियों के द्वारा एक पर्सन को जो अपॉइंट किया जाता है उसे बोलते हैं मध्यस्थता करने वाला, है ना, बीच बचाव करने वाला। जैसे गांव में हम ना प्रधान जी होते हैं, बीच बचाव कर लेते हैं, उस टाइप से। तो आर्बिट्रेटर होता है, उसे क्या बोला जाता है, आर्बिट्रेटर, मध्यस्थता करने वाला, आर्बिट्रेटर। ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अथीस्ट क्या होता है, अथीस्ट वो इंसान होता है जो ये विश्वास नहीं करता है कि गॉड भी एग्जिस्ट करते हैं, भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी इसे बोलते हैं नास्तिक। क्या बोलेंगे इसे, नास्तिक, नास्तिक। इस टाइम से ध्यान दीजिएगा, वन हु डजंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, है ना, उसे
हम बोलते हैं अथीस्ट। अथीस्ट में से ए हटा दो, थीस्ट बोलेंगे वो जो विश्वास करता है कि गॉड हैं, भगवान हैं, उसे थीस्ट बोलेंगे। जो नहीं विश्वास करता है उसे अथीस्ट बोलते हैं। एनार्किस्ट होता है वो इंसान जो रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट हो, अराजकतावादी जिसे बोलते हो, है ना, जो रूल एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट हो। ऑडिटर समझते हो क्या होता है, मीनिंग आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड करना है यहाँ पर ईडियम की बात की जाइए। ऑन दी हॉरिजन, हॉरिजन मतलब कि जहाँ पर पृथ्वी और सूरज दिखाई एक जगह मिलते दिखाई देते हैं ना, तो ऐसा लगता है इन फ्यूचर ये मिल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है। जैसे आप कभी देखो, अगर सामने खड़े हो तो ऐसा लगता है कुछ दूर बाद 1-2 किलोमीटर जैसा लगता है ना कि 1 किलोमीटर या 500 कुछ ऐसा दिखता है कि वहाँ पर जैसा लगता है आसमान और पृथ्वी मिल रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हॉरिजन। तो ऑन दी हॉरिजन मतलब कि इन फ्यूचर लग रहा है कुछ हो रहा है, आगे वो मिल जाएंगे, तो चलते जाओगे आगे मिल जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है ना, तो इसी चीज़ को बोलेंगे ना। यानी कि जैसे ये है ना, ये हॉरिजन इस टाइप से, ऐसे इस टाइप से, ऐसे तो आप हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हो, हॉरिजॉन्टल को ऐसे बोलते हो, वर्टिकल को ये बोलते हो। बट यहाँ पर हॉरिजन का मतलब होता है जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पृथ्वी और आसमान एक जगह मिलने हुए दिखाई प्रतीत होते हैं, दिखाई नहीं प्रतीत होते हैं, उसे बोलते हैं हॉरिजन। तो अब ये लगता है कि इन फ्यूचर में ऐसा हो मिल जाएगा, हमें लगता रहता है, हम चलते रहते हैं, बट होता ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी लिटरल मीनिंग आप ये होती है। तो लिटरल मीनिंग ईडियम की होती नहीं, इम्प्लाइड मीनिंग होती है। बताइए इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, गेस करिए। इसका मतलब है कि कोई चीज़ एमिनेंट है, कोई चीज़ इमिनेंट है। इमिनेंट का मतलब होता है कि IMMNENT। एमिनेंट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो नियर फ्यूचर होने वाली हो, लाइकली टू बी हैपन, है ना, लाइकली टू हैपन, सॉरी, लाइकली टू हैपन इसे बोलते हो। तो एमिनेंट बोलते हो। तो ऑन दी हॉरिजन का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा इवेंट जो लाइकली टू हैपन हो सून, है ना, जल्दी होने वाला हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अ प्लान फॉर द डिस्टेंट फ्यूचर, ये भी गलत हो जाएगा, कोई फ्यूचर के लिए प्लान थोड़ा ना है। एन इवेंट दैट इज लाइकली टू एंड, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। द सक्सेसफुल बिगिनिंग ऑफ अ बिजनेस वेंचर, ये भी गलत है, यहाँ पर इसका कुछ मीनिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फिलर की बात की गई है। डू नॉट हिम, डू नॉट, ध्यान दीजिएगा, डू नॉट हिम। अब डू नॉट के बाद हमें कोई भी वर्ब आएगी V1 फॉर्म में आएगी, सारी V1 फॉर्म में है, देख लेते हैं। लिखा है ही हैज़ डन नो हार्म टू यू, उसने कोई भी हार्म आपको नहीं पहुंचाया है। अब उसने कोई भी हार्म आपको नहीं पहुंचाया है तो क्या होगा, उस पर कोई ब्लेम ना करो। ध्यान दीजिए, एक्यूज मीन्स होता है आरोप लगाना, है ना, ब्लेम करना। एक्यूज के साथ याद रखिएगा, एक्यूज के साथ यहाँ पर समबडी, एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग होता है, बात याद रखिएगा ना, एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग होता है। तो आगे कोई चीज़ आया नहीं है तो यहाँ पर एक्यूज, दे डू नॉट एक्यूज हिम, डू नॉट एक्यूज हिम बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो डू नॉट एक्यूज हिम, उस पर आरोप मत लगाओ, उसने कोई भी हार्म आपको नहीं पहुँचाया है ना, कोई नुकसान आपको नहीं किया तो उस पर ब्लेम मत लगाओ। तो एक्यूज, है ना, डोंट एक्यूज। अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, या फिर क्या बोलते हैं इसे, भरोसा जिताना जिसे बोलते हैं, भरोसा दिलाना। आश्वासन देना है, भरोसा दिलाना, अश्योर का मतलब होता है, इसी से बना है अश्योरेंस। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, ये भी नहीं हो जाएगा। एडमिट का मतलब होता है गलती स्वीकार करना, तो यहाँ पर डू नॉट एडमिट ही नहीं होगा, मतलब कहीं उसे स्वीकार करना, कहीं भर्ती करने की बात नहीं की जा रही है। डू नॉट एक्यूज हिम, हाँ बिल्कुल, उस पर आरोप मत लगाओ, उसको, है ना, उसे आरोप मत लगाओ उस पर। ही हैज़ डन नो हार्म टू यू, उसने कोई भी हार्म आपको नहीं पहुंचाया है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में अगेन हमारा जंबल है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसे हम करने के तरीके बता चुके हैं कई बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें फिर से देखना है, लिखा है स्कल्पचर एंड पेंटिंग फ्रॉम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, बात की गई है ए में। फिर लिखा है द सिटी इज़ विजिटेड बाई थाउजेंड्स क्यूरियस टू सी द टेम्पल इन द फॉर्म ऑफ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखा, इन द फॉर्म ऑफ चैरियट, बात की है इन द फॉर्म ऑफ चैरियट। सो हमें बी तो नहीं स्टार्ट करेगा सेंटेंस को, क्योंकि लिखा है द सिटी, यानी कि सिटी, कौन सी सिटी हो तो नहीं होगा। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ कोणार्क टेम्पल इन पुरी, जो सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल है वो कोणार्क टेम्पल है पुरी का। कहाँ पर बात की जा रही है, द चैरियट विथ immense wheels and horses is carved from stone। ये बात का ध्यान दीजिएगा। देखो मैंने अभी बताया था आपको कुछ लॉजिक चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा आचैरियट, है ना। अभी अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मुझे समझ ज़्यादा नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मुझे पहले समझ में आ गया है, बट आपको तरीका ढूंढ रहा था। बिल्कुल लिखा है, देखो आचैरियट, और यहाँ पर लिखा है द चैरियट, है ना, ध्यान दीजिएगा द चैरियट। अब अभी हमने इससे पहले बताया, तो कौन सा सबसे पहले आएगा, यानी कि बी के बाद ही डी आएगा, ये बात याद रखिएगा। बी डी पेयर है क्या किसी में, बी डी
बी डी पेयर देखिए, हाँ बी डी किसी में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसी में है। अब देखिए ए से स्टार्ट होगा, हमने बताया था बी से स्टार्ट भी नहीं करेंगे तो बी वाला पहले ही खत्म हो जाएंगे इस चीज़ को, है ना। हमारे पास ए दो थे, अब बी डी पेयर था, बी डी मिल गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में फाइंड करना है एंटोनिम। एंटोनिम किसका फाइंड करना है? सैबोटेज का। सैबोटेज का मतलब होता है विध्वंस कर देना, किसी चीज़ को तोड़ देना, तोड़ फोड़ कर देना, गिरा देना, उससे बोलते हैं सैबोटेज कर देना। सैबोटेज की अगर मैं वोकैब बताऊं सिनोनिम को तो रेक हो जाएगा, WRECK, रेक हो जाएगा। वेंडलाइज हो जाएगा, VANDALIZE, वेंडलाइज हो जाएगा, है ना, इस टाइप से। तो इसका सिनोनिम हमें फाइंड करना था, सॉरी इसका एंटोनिम हमें फाइंड करना था। तो किसी चीज़ को गिरा देना तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिएट करना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डैमेज इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्रिपल इसका सिनोनिम हो जाएगा, डिस्ट्रॉय इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्रिपल का मतलब बेसिकली होता है अपंग कर देना, लंगड़ा कर देना, तो कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम तो है ही है, किसी चीज़ को तोड़ देना, लंगड़ा कर देना, तो इसका सिनोनिम हो जाएंगे सारे के सारे। सो क्रिएट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें अगेन फाइंड करना है एरर। क्या कोई एरर है? आई नेवर मिस, मैं कभी नहीं मिस करता हूँ। क्या नहीं मिस करता हूँ? आई नेवर मिस व्हाट? क्रिकेट, है ना, आ क्रिकेट मैच, मैं कभी क्रिकेट मैच मिस नहीं करता हूँ। एज, क्योंकि उसका रीज़न क्या है? एज कंजंक्शन ऑफ रीज़न है। आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड मीन्स होता है शौकीन, एडजेक्टिव है, याद रखिए। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैं शौकीन हूँ क्रिकेट का। फ्रॉम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। सिंस का यूज हम यूज करेंगे किसी फिक्स्ड पॉइंट को, है ना, फिक्स्ड पॉइंट को बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ 2 डेज 3 डेज, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, 2 ईयर 3 ईयर, 4 ईयर, है ना, इस टाइप से, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। बट टाइम के जो फिक्स टाइम हो, जैसे मैं बोलूँ सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस माई, सिंस 2020, सिंस 2019, मतलब कोई टाइम दो। सिंस मॉर्निंग हो जाए, सिंस 4 PM हो जाए, सिंस 6 PM हो जाए, कोई मतलब टाइम दो, कोई फिक्स टाइम दो। कोई सिंस मंडे हो जाए, मतलब कुछ भी जो फिक्स टाइम हो उसे हम सिंस लगाएंगे। बाकी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाएंगे। कई बार ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ तो किस पार्ट में एरर है यहाँ पर? फ्रॉम चाइल्डहुड ना होकर क्या हो जाएगा? सिंस चाइल्डहुड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, बिल्कुल आसान सा है हमको लगता है। मस्क मेलन की बात की जा रही है। एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है वाटरमेलन, एक होता है वाटरमेलन, एक होता है मस्क मेलन। अब बताओ क्या मीनिंग होती है मस्क मेलन की? खाया तो सभी लोग होगे खूब, गर्मी आ रही है अभी खूब उड़ाओगे, है ना। वाटरमेलन में से तरबूज होता है, और मस्क मेलन में से खरबूज होता है, खरबूजा जैसे बोलते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है, मीठा मीठा होता है खाने में, तो खरबूजा बोलते हैं मस्क मेलन को। वाटरमेलन को तरबूजा बोलते हैं, तरबूज। खूब उड़ाओगे अभी गर्मी में। तो क्या लिखा है? द मस्क मेलन इज़ परफेक्ट समर। अब देखो मस्क मेलन क्या है? परफेक्ट समर है। अब ध्यान दीजिए, परफेक्ट समर को रिलेट करना है मस्क मेलन के, तो मस्क मेलन इज़ अ परफेक्ट समर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फ्यू नहीं लगाएंगे, क्योंकि फ्यू के बाद यहाँ पर नई मीनिंग दे रहा है। यहाँ पर फ्यू नहीं लगाएंगे, मच भी नहीं लगाएंगे, आन तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, एन क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल यूज किया जाए, सॉरी जो परफेक्ट वर्ड आया है कॉन्सोनेंट साउंड रिप्रेजेंटिंग वर्ड है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल ए के साथ जाएंगे। देखते हैं, लिखा है द मस्क मेलन इज़ अ परफेक्ट समर, है ना। क्या हो जाएगा? परफेक्ट समर जो है ना, गर्मियों का क्या हो सकता है? अब गर्मियों का क्या हो सकता है ज़रा देखिए, जो मस्क मेलन है, जो खरबूजा है, वो गर्मियों का क्या हो सकता है? डिजास्टर, तबाही हो सकती है क्या? गर्मियों की तबाही थोड़ा ना हो सकती, गर्मियों में तो ही खाया जाता है, खूब गर्मी में उड़ाते हो हम लोग तरबूजा खरबूजा, है ना। तो द मस्क मेलन इज़ अ परफेक्ट समर डिजास्टर, तबाही बिल्कुल भी नहीं। एनिमी, दुश्मन, बिल्कुल कतई नहीं, है ना। हैजार्ड, तबाही, तहस नहस, बिल्कुल भी नहीं। क्या हो जाएगा? कंपेनियन है, बिल्कुल साथी है ना, बिल्कुल बिल्कुल बात सही कह रहा है ना। जो क्या है? द मस्क मेलन इज़ अ परफेक्ट समर कैंपेनियन, है ना, ध्यान दीजिएगा, कंपेनियन मतलब हो तो साथी, कंपेनियन, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है अ परफेक्ट कंपेनियन इट इज़ इन वाटर कंटेंट, इट इज़ इन वाटर कंटेंट। अब बताओ वाटर इसमें क्या होता है? लॉजिक निकाल लो, इतना आसान होता है। अब बताओ इसमें पानी क्या होता है? वाइड होता है, चौड़ा होता है क्या? लेंदी होता है क्या? नहीं। पुअर होता है, कम होता है क्या? नहीं। रिच होता है, जाहिर सी बात है। जैसे मस्क मेलन हो चाहे हमारा वाटर मेलन हो, दोनों में पानी पर्याप्त मात्रा में होता है, तो क्या होते हैं? वो रिच होते हैं। किसी चीज़ का, कोई चीज़ धनाढ़ होना ना, जिसे बोलते हैं इसमें कोई चीज़, किसी कंटेंट का रिच होना, किसी कंटेंट का ज़्यादा होना, तो इन कहते हैं, बोलते हैं इट इज़ रिच इन समथिंग, है ना, इट इज़ रिच इन समथिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिच है
रिच है यहाँ पर, रिच हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा पैसे से और बिल्कुल आसान है, तो बिल्कुल ईजी है। द मस्क मेलन इज़ अ परफेक्ट समर कंपेनियन, इट इज़ इट इज़ रिच इन वाटर कंटेंट, बिल्कुल इसमें वाटर कंटेंट जो है रिच होता है, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होता है। विच कैन हेल्प, जो मदद कर सकता है, हमें पता है ना हेल्प के यहाँ पर है ना, अब हेल्प के साथ यहाँ पर V1 फॉर्म आती है, ध्यान दीजिएगा, हेल्प के साथ यहाँ पर V1 फॉर्म आती है, जैसे बोलते हैं इन्फेंटिव विदाउट टू, इन्फेंटिव विदाउट टू जिसे बोलते हैं बेयर टू, जिसे बोलते हैं बेयर इन्फेंटिव, तो हेल्प के साथ यहाँ पर बेयर इन्फेंटिव आएगी। बेयर इन्फेंटिव कहने मतलब है ओनली V1 फॉर्म आएगी। तो विच कैन हेल्प, वो मदद कर सकता है किसमें, केयर ऑफ। अब देखो केयर वर्ड दे रखा है, तो केयर यानी कि कोई ना कोई फ्रेजल वर्ब यहाँ पर यूज की गई हो, उम्मीद तो यही है कि कोई ना कोई फ्रेजल वर्ब यूज की गई होगी। तो ये पैसेज में पहले पढ़ा नहीं था, समझिएगा। तो यहाँ पर लिखा है केयर, अब देखो केयर लिखा तो यहाँ पर टुक केयर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पर टुक केयर हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें अभी भी हमने बताया ना हेल्प के साथ यहाँ पर हम वर्ब की V1 फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि वेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे। वेयर इन्फिनिटिव कहने मतलब है बिना टू के वर्ब V1 फॉर्म। अगर मैं बोलूँ फुल इन्फिनिटिव तो 2 + V1 होगी, वेयर इन्फिनिटिव तो बिना टू के V1 होगी, तो V1 फॉर्म यूज करेंगे, तो टुक यूज नहीं करेंगे। लाइक थोड़ा ना यूज करेंगे, विच कैन हेल्प लाइक केयर ऑफ, लाइक केयर कुछ होता ही नहीं है। लुक केयर भी नहीं, टेक केयर हो जाएगा। टेक केयर में जो आपकी देखभाल करता है, बिल्कुल सही है ना। तो विच कैन हेल्प टेक केयर ऑफ योर फ्लूइड लॉस दैट वी सफ़र इन द हॉट सीजन, जो हम गर्मी में फ्लूइड लॉस करते हैं। अब देखो फ्लूइड लॉस कहाँ पर करते हैं, समझिएगा, जो हमारा पानी कमी हो जाता है गर्मियों में, उसकी उसकी भरपाई कर सकता है कौन, मस्क मेलन। अब देखिए कहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, ज़रा मीनिंग समझिएगा, निकालिएगा। पानी की कमी दिमाग में हो जाती है क्या, पानी की कमी आपके स्वास्थ्य में हो जाती है क्या, पानी की कमी आपके दिल में हो जाती है क्या, वाह भाई वाह, ये तीनों आंसर बिल्कुल गलत है, सॉरी तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, इलॉजिकल हैं। बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और उसकी वो भरपाई कर सकता है कौन, मस्क मेलन। तो मस्क मेलन के बारे में बात की गई है, उसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और उसी के बारे में चीज़ों को जानने को मौका मिला हमें इसी पैसेज के माध्यम से कि मस्क मेलन क्या क्या कर सकता है। तो एक पेपर और हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। अच्छे से पेपर को रिवाइज करते रहिएगा। की पॉइंट्स अगर आपको कोई लगता है कि नोट डाउन करना है तो उसे नोट कर लिए। कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करें, मुझे टाइम मिलते ही मैं उसका रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।